Hello students, how are you all? Welcome you all on your own YouTube channel ABC Official. In today's class we will discuss about the topic of class 10th chapter 12 and the chapter name is electricity. Students, in today's class we will discuss about some important questions of electricity. This is important for class 12th also. So the first question is the fixed resistance is called. बच्चों MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है? बच्चों आपको पता है रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर को बोला जाता है। की प्लग की होती है बच्चों, स्विच भी नहीं हो सकता आंसर, तो रजिस्टर आएगा आंसर बी इज रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ वायर इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट्स रेडियस फ्रॉम आर टू आर। भाई पहले रेडियस कितना था बच्चों? आर था, बाद में कितना हो गया? 2r हो गया, यानी कि रेडियस ट्वाइस हो गया। और आपको पता है हमें एरिया चाहिए, एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और ए क्या होता है बच्चों? ए होता है पाई आर स्क्वेयर के इक्वल, पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो गया बच्चों? 2r हो गया। तो अगर पहले रेडियस r था तो एरिया कितना आना था बच्चों? पाई आर स्क्वेयर। तो रेजिस्टेंस हो जाना था r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया, सेकंड एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? देखना, पाई इंटू आर क्या है बच्चों? 2r है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया आ जाएगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो पहले वाला एरिया था, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? फिर 4 पाई आर स्क्वायर। पहले कितना था बच्चों? पहले जो था रेजिस्टेंस वो कितना था? पहले रेजिस्टेंस कितना था? ध्यान रखिए, पहले रेजिस्टेंस कितना था? आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए था, है ना? आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए था, तो रो एल बाई पाई आर स्क्वेयर था, ठीक है ना? ये एरिया था पहले। तो अब रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों सेकंड केस में? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 4 पाई आर स्क्वेयर। और आपको पता है ये कंप्लीट जो क्वांटिटी है, ये ये किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो सेकंड रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 1/4 ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो देखिए 1/4 ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस कौन सा आंसर है बच्चों? 1/4। द न्यू रेजिस्टेंस इज 4 पाई आर स्क्वेयर। 1/4 टाइम्स आएगा बच्चों आंसर, 1/4 टाइम्स आएगा आंसर, ठीक है ना? इसमें 1/4 टाइम्स आंसर नहीं दे रखा, 1/4 टाइम्स आंसर आएगा बच्चों। क्लियर है? ये मिस प्रिंट हो गया होगा बच्चों, क्योंकि आपने देख लिया कि हमारे पास जो रेडियस है वो पहले रेडियस r थी, तो अब 2r हो गई, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एरिया होता है ना, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000। बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ही क्वेश्चन है। 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने में 1 आवर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा बच्चों? 50। तो आपको गिवन है बच्चों चार्ज, टाइम दे दिया 1 आवर, तो उसके सेकंड बनाने पड़ेंगे बच्चों। पोटेंशियल है 50 वोल्ट। तो आपको निकालना बच्चों करंट। देखो अगर हमारे पास एनर्जी होता, एनर्जी, और वो भी कौन सा बच्चों? इसको भी बाद में देखो कन्वर्ट कर रखा है, ऐसी बात नहीं है, कन्वर्ट कर रखा है। अगर किलो वाट आवर में अगर आपसे एनर्जी पूछ रखी होती तब तो हम इसको आवर में ही रखते, तब हम टाइम को आवर में ही रखते। हमें इसको हमेशा ही जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? एसआई यूनिट चाहिए, और एसआई यूनिट में टाइम की क्या होती है बच्चों? सेकंड होती है, इसलिए हमने इसको टाइम को सेकंड में चेंज करना पड़ा, जो किसके इक्वल होगा बच्चों? 3600 सेकेंड्स। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है ना? तो देखिए बच्चों हमें निकालना क्या है? हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो उसके लिए हमें I की वैल्यू चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, और टाइम वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो पहले हम I निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो I की वैल्यू क्या होगा बच्चों? Q/T। क्यू कितना दे रखा बच्चों? चार्ज 96,000 कूलम अपॉन में 3600 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 80/3 एम्पियर। आगे आपको पता है बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चों, तो वहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे, तो बच्चों R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R इज इक्वल टू V बाई आई। V कितना दे रखा बच्चों? 50, और I कितना था बच्चों? 80/3,
तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/80। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया बच्चों कितना आया 15/8। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास जो करंट आया है 80/3 और रेजिस्टेंस जो आया बच्चों 50/8। तो हम हीट प्रोड्यूस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं I² RT। तो I² में हमें 80/3 को 2 टाइम्स लिख दिया, R की वैल्यू क्या है बच्चों 15/8 और टाइम कितना था बच्चों 3600 सेकेंड। जब इस कंप्लीट को सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये वैल्यू आएगी ठीक है ना 48 लाख आ जाएगी वैल्यू। कितनी आ जाएगी बच्चों 48 लाख। इतने जूल है बच्चों, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। किलो के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पीछे वाली लास्ट थ्री जीरो हैं, जो लास्ट वाली जीरो हैं बच्चों ये खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 1000 का मतलब क्या होता है बच्चों 1000 का मतलब क्या होता है किलो, और किलो के लिए हम के यूज़ कर लेते हैं वर्ड। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4800 किलो जूल, 4800 किलो जूल। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख सकते हो आप लोग। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। भाई रेजिस्टेंस किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको थ्योरी में बता रखा बच्चों। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, लेंथ के ऊपर, बिकॉज यू नो वेरी वेल आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। सेकंड क्या है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसके साथ साथ जब हम इन दोनों को प्रोपोर्शनलिटी सिंबल में ओपन करते हैं तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आंसर आ जाता है। और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करते हैं बच्चों तो R इज इक्वल्स टू ρL/A आ जाता है, ρL/A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, है ना, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है। तो जो रो है बच्चों वो नेचर ऑफ मटेरियल है। रो क्या है बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल है। रो क्या है बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल है। और टेम्परेचर के भी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना बच्चों, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ये भी आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। क्या क्या है बच्चों, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ध्यान रखना बच्चों πr² के इक्वल होता है, जो कि सर्कल के एरिया के इक्वल होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इस कंप्लीट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, ये स्टेटमेंट को ही हम लोगों ने कैसे इजी डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं वो दे रखा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू B। ए पॉइंट ये हो गया बच्चों, B पॉइंट ये हो गया, इन दोनों के बीच में हमें कंप्लीट रेजिस्टेंस बताना है टोटल रेजिस्टेंस। तो आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं आकर के D से ही, यानी कि D पॉइंट जो था वो A से ही कनेक्ट है, तो हम D पॉइंट को A पॉइंट मान सकते हैं। और ऐसे ही बच्चों C पॉइंट है, C पॉइंट किससे कनेक्टेड है बच्चों, ये वायर है बच्चों, ये जो दे रखी है ये वायर है, तो ये वायर के थ्रू हमारा B पॉइंट से कनेक्ट है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये A पॉइंट, ये रेजिस्टेंस 1 मान लिया, ये रेजिस्टेंस 2 मान लिया, ये रेजिस्टेंस 3 मान लिया। तो रेजिस्टेंस 1 का एक पॉइंट, एक साइड तो A से कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस 2 की भी बच्चों देखो एक साइड A से ही कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस 3 की भी बच्चों एक साइड A से ही कनेक्टेड है। तो हम लोग इस डायग्राम की बजाय भी और भी आसान डायग्राम बना सकते हैं बच्चों। एक A पॉइंट आ गया, क्या आ गया बच्चों, एक A पॉइंट आ गया, और इससे रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 तीनों का एक साइड कनेक्ट हो गया। दूसरी साइड हम देख सकते हैं बच्चों कि जो रेजिस्टेंस 2 और 3 था बच्चों, 3 तो हमारा B पॉइंट से कनेक्टेड है ही यहाँ से, तो 2 का और 1 का, ये देखिए 1 का भी दूसरा पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है बच्चों, B पॉइंट से, और 2 का भी बच्चों दूसरा पॉइंट कहाँ पे कनेक्टेड है, B पॉइंट पे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इनका सभी रेजिस्टेंसेस का दूसरा पॉइंट कहाँ पे कनेक्टेड है, B पॉइंट पे, तो A और B। और इस तरीके से बच्चों हमारे पास R एंड R, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे बच्चों, पैरेलल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे बच्चों, पैरेलल में। और हम पैरेलल में आपको पता ही है रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना, तो 1/R1 की, R1 की वैल्यू भी R दे रखी है, R2 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है बच्चों, R दे रखी है, R3 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है बच्चों, R दे रखी है। तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, R। तो 1 + 1 + 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, 3/R। ये वैल्यू किसकी आई है बच्चों, 1/RP की वैल्यू आई है, और हमें चाहिए RP, यानी कि रेजिस्टेंस इज पैरेलल। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, R/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो इस कंप्लीट सर्किट डायग्राम का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, R' यानी कि RP इज इक्वल टू R/3। ठीक है ना, दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। एक बल्ब दे रखा है भाई, उसकी ये रेटिंग दे रखी है, उसके ऊपर मेंशन है
कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। भाई जब इसको अगर 220 वोल्ट की जगह 220 वोल्ट की बजाय अगर हम इसको 100 वाट 220 वोल्ट की बजाय अगर हम इसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट करवाएं तब क्या पावर कंज्यूम करेगा बच्चों, हमें वो पावर कंजम्पशन निकालनी है। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या क्या बच्चों, हमें पावर देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है P = V²/R होता है। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एक सेकंड होना, ठीक है सॉरी थोड़ी डिस्टेंस आ गई थी बच्चों, उसके लिए सॉरी है। देखिए आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = V²/R, P = V²/R। और हमें पावर दे रखी है बच्चों 100 वाट। पावर तो देखो उतनी ही रहनी है, तो फर्स्ट केस में हम पावर की वैल्यू पुट कर देते हैं और V की वैल्यू कितनी है बच्चों 220/R। अब देखो बल्ब वही है ना, तो बच्चों रेजिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, बल्ब वही है तो रेजिस्टेंस भी उतना ही रहेगा। तो ये तो था फर्स्ट केस में, यानी कि इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं हम इसको, ठीक है ना, जैसा कि गिवन है। ऐसे ही बच्चों हम लोगों ने सेकंड केस में पावर कंजप्शन निकालना है ना, पावर कंजप्शन निकालना है, तो हम सेकंड केस में पावर को P' मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, P' कंसीडर कर लेते हैं। और पोटेंशियल कितना मान लिया बच्चों 110, पोटेंशियल तो गिवन है 110 वोल्ट पे हमें ऑपरेट करना है। तो P' = 110² और आपको पता है कि हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल हो जानी चाहिए। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोगों ने इसका रिजल्ट निकाल लिया पावर का। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ से भी 1/R की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से भी किसकी वैल्यू निकाली बच्चों 1/R की, और यहाँ से भी 1/R की वैल्यू निकाली। दोनों की वजह से रेजिस्टेंस बराबर था, तो हम लोग क्या कह सकते हैं P' में 100 = देखो यहाँ से इक्वेशन जो बनेगी ना बच्चों, इक्वेशन जो बन रही है, इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ से क्या बनेगी बच्चों 1/R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/R = 100/220²। और यहाँ से 1/R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इस इक्वेशन से 1/R की वैल्यू आएगी P' में 110²। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो फिर हम यहाँ से इसको इक्वल कर देते हैं और P' को एक तरफ कर लेते हैं और दूसरे वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या आएगी बच्चों, देखना इक्वेशन बनेगी वो क्या आएगी P' कितना था बच्चों, P' 110 था, सॉरी जो इक्वेशन थी बच्चों उसमें क्या था P' 110²। और वो इक्वल्स टू किसके होना चाहिए बच्चों, इक्वल्स टू किसके होना चाहिए बच्चों, बताना 100/220²। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना बच्चों, ये 100 इधर आ जाएगा और ये 110 उधर चला जाएगा। तो P' में 100 = 110/220। तो यहाँ से हम P' की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो पावर कितना आएगा बच्चों 25 वाट। पावर कितना आएगा बच्चों 25 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ओके, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है बच्चों, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जूल में भी कन्वर्ट करके दिखाना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या आता है 1 किलोवाट आवर में जूल पूछ लिए जाते हैं कितने होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है किलो की जगह पे क्या होता है 1000, तो 1000 वाट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन दे रखा है आपको, देखिए सॉल्यूशन में क्या है 1 किलोवाट = 1 किलोवाट × 1 आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है 1 किलोवाट × 1 आवर। तो किलो की जगह पे 1000 वैल्यू पुट कर दी बच्चों, आवर की जगह पे सेकंड, क्योंकि हमें SI में कन्वर्ट करना है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, अब आपको पता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है बच्चों, एनर्जी होती है। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है बच्चों, एनर्जी होती है। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है बच्चों, एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल, और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो इसलिए हम लोगों ने जहाँ पे पावर था ना बच्चों वाट, तो वाट की जगह पे क्या लिख दिया, जूल पर सेकंड लिख दिया। क्या लिख दिया, जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड इनवर्स है और एक सेकंड दे रखा है बच्चों। तो सेकंड इनवर्स से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों 1000 जूल पर सेकंड इंटू 60 सेकेंड्स। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों 6 6 36 और 1 2 3 4 5 जीरोज़ हैं। तो इसके पीछे भी हम लोगों ने कितनी जीरो लगा दी बच्चों 5 जीरो।
और एक और जीरो से हमने आगे बढ़ा दिया इसको, पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए, तो 3.6 वैसे तो कितना आ रहा है बच्चों 36 इंटू 10⁻5 जूल आंसर आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया। जो मल्टीप्लाई वाला था बच्चों वो तो हमने पावर में ले लिया, तो 10⁻⁴ कितना बन जाएगा बच्चों 6, 10⁻⁴ कितना बन जाएगा बच्चों 6, और जो डिवाइड वाला था वो बच्चों 36 के अपॉन में चला जाएगा तो 3.6, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶। अब इसको 10⁻⁶ में क्यों कन्वर्ट किया बच्चों, क्योंकि 10⁻⁶ क्या होता है बच्चों मेगा के इक्वल होता है, मेगा, जिसको हम लोग एम भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल भी लिखा हुआ आ सकता है अगर आपका ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आ जाए तो। वैसे आंसर आपको याद रखना पड़ेगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्लियर है बच्चों? आपका कोई भी डाउट रहता है बच्चों तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आपके जो डाउट्स हैं बच्चों वो क्लियर किए जाएंगे जल्दी से, ठीक है ना। एक्चुअली आज वाली जो क्लास है बच्चों वो प्रीमियर चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास है, इसके जो डाउट्स हैं बच्चों वो आपको बाद में बताए जाएंगे, ठीक है ना। ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, सो मैंने प्रीमियर लगा दिया है बच्चों वीडियो को, ये वीडियो रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो ये चलेगी तो लाइव की तरह ही, लेकिन आपके जो आंसर है वो बाद में दे पाऊंगा बेटा, ठीक है। बाहर जाना था, आप लोगों का लॉस ना हो इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि आपका शेड्यूल बना रहे। तो बच्चों 3 रेजिस्टेंसेज 2 ओम ए बी सी आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। तो बच्चों ए रेजिस्टेंस, बी रेजिस्टेंस और सी रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस हमारे जोड़ दिए हैं। तो ईच ऑफ दैम डिसिपेट एनर्जी, भाई कुछ ना कुछ एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, एंड विद स्टैंड विद ए मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वॉट। भाई 18 वोट के साथ ये रह भी सकते हैं सारे के सारे। तो हम क्या कह सकते हैं फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रजिस्टर्स। भाई बिना मेल्ट हुए कितना मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो कर सकता है सभी रजिस्टर्स में से। तो हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो करंट ए में से जो फ्लो करेगा बच्चों वो आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, एक तो ऊपर रजिस्टर बी की तरफ और एक नीचे रजिस्टर सी की तरफ, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये करंट आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं द करंट ऑफ रजिस्टर ए इज इक्वली डिवाइडेड इनटू द रजिस्टर बी एंड सी, सो द मैक्सिमम करंट कैन फ्लो इन रजिस्टर ए। तो रजिस्टर ए में मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे रजिस्टर ए का ही करंट निकाल लेंगे बच्चों। तो हमें पता है P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर होता है, P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, और P इक्वल्स टू वी आई भी होता है और वी स्क्वेयर बाई आर भी होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है इसका। और वर्क अपॉन टाइम भी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है बच्चों, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ना। वैसे पावर का जो डेफिनेशन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो हमने यहाँ से करंट और रजिस्टर वाले फॉर्मूले को यूज़ किया है, क्योंकि बच्चों हमें इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है, पावर गिवन है और रजिस्टर भी गिवन है, तो हमने इसलिए इस वाले फॉर्मूले को यूज़ किया है। तो 18 वाट इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, तो आई स्क्वेयर तो हमने निकालना है, तो आई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, जब ये इधर आएगा तो बच्चों डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर हो जाएगा बच्चों। तो 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो बच्चों ये 9 पे कैंसिल आउट हो जाता है, तो आई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9 के इक्वल आ गया। और जब हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों दोनों तरफ स्क्वेयर रूट हो जाएगा, तो स्क्वेयर रूट होने से 9 का स्क्वेयर रूट कितना आएगा बच्चों 3 एम्पियर। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो करंट आ रहा है बच्चों वो मैक्सिमम करंट ए में से ही फ्लो कर रहा है, और वो कितना आ रहा है बच्चों 3 एम्पियर। और अब आप देख भी सकते हो क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टेंस 2 है, नीचे भी रेजिस्टेंस 2 है, तो यही करंट आगे जाकर के दोनों पार्ट में, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी दोनों पार्ट्स में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। इसलिए आई बी और आई सी दोनों के इक्वल होंगे 3/2, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल थे, इसलिए 1.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने करंट की वैल्यू निकाली बच्चों, मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर है। मैक्सिमम करंट कितना बच्चों 3 एम्पियर जो फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, देखो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओहम इज बेंट इन टू फॉर्म अ क्लोज सर्कल। भाई एक वायर थी लंबी, उसको हमने ऐसे गोल बना दिया, ठीक है ना, जैसे सर्कल दिखा रखा है, जैसे सर्कल दिखा रखा है। तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर्कल बन गया, तो ये वायर हम ये कह सकते हैं ना कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने 2 पार्ट में जोड़ दिया इसको, तो ये वायर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यही जो वायर थी इसको हमने सर्कुलर फॉर्म में तो बेंड कर दिया और इसके 2 पॉइंट ले लिए डायमेट्रिकली अपोजिट, तो यहाँ से ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए उनका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, हाफ, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल है। तो पहले लेंथ इसकी 5 थी, तो 5 ओम रेजिस्टेंस था, तो अब लेंथ हाफ हाफ में डिवाइड होगी ना बच्चों, हाफ ऊपर आएगी हाफ नीचे, तो इसलिए रेजिस्टेंस भी 5/2 और 5/2 ही हो जाएगा दोनों तरफ। तो हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना बच्चों। तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे,
अब ये R1 की वैल्यू है और ये R2 की वैल्यू है। R2 भी कितना है बच्चों, 5/2 ही है। और हम पैरेलल में है दोनों के दोनों, पैरेलल में है दोनों के दोनों को, क्योंकि इस वायर का रेजिस्टेंस है ना, तो हम इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया, एक नीचे की तरफ रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई। दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5/2। कितना है वैल्यू है बच्चों, 5/2। ठीक है, क्लियर है इस डायग्राम से। ओके, ये भी 5/2 का है और नीचे वाला भी 5/2 ही है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/RP की वैल्यू निकालेंगे तो रेसिप्रोकल 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 तो कितना था 5/2, तो 1/R1 कितना हो जाएगा भाई 2/5, तो 2/5 प्लस 2/5 तो 4/5 आंसर आ जाएगा बच्चों। हमें ये 1/RP की वैल्यू आई है बच्चों, यानी कि पैरेलल की वैल्यू आई है 4/5 और हमें चाहिए क्या, R चाहिए, तो इसलिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 4/5 का। तो आंसर कितना आएगा बच्चों 5/4, दैट इज इक्वल्स टू 1.25 ओम, 1.25 ओम। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो बच्चों, इसी की तरह ही दे रखा है। एक्चुअली इसमें है ना पता, एरिया लेंथ और दोनों को भी चेंज करके दे रखा है भाई। पहले केस में क्या है, पहला केस ए जो केस है, बी केस और सी केस, 3 केस दे रखे हैं बच्चों। फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, एरिया ए दे रखा है और लेंथ एल दे रखी है। सेकंड केस में क्या कर दिया बच्चों, एरिया जो पहले वाला केस था उसका हाफ कर दिया और लेंथ क्या कर दी बच्चों, ट्वाइस कर दी, क्योंकि इसको स्ट्रेच कर दिया बच्चों। स्ट्रेच करते हैं तो ऐसा ही होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। स्ट्रेच करने से जितने टाइम से एरिया कम होता है उतने टाइम से लेंथ बढ़ जाती है। थर्ड केस में क्या कर दिया बच्चों, थर्ड केस में हमने इसको कंप्रेस कर दिया और एरिया क्या हो गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ ए, यानी कि पहले वाले केस का ट्वाइस हो गया और लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों उसी केस में, हाफ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। तो 3 केस आ गए और हमने क्या बताना, फिगर ABC शो 3 सिलेंड्रिकल कॉपर वायर कंडक्टर अलोंग विद देयर फेसेस एरिया एंड लेंथ। भाई हमें एरिया भी दे रखा है और लेंथ भी दे रखा है, देखिए तीनों में, है ना। विच ऑफ द कंडक्टर विल हैव द हाइएस्ट रेजिस्टेंस, आपको पता है वैसे तो, देखो हम इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, देखते ही आंसर कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता है R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। भाई जिसका एरिया कम हो और लेंथ ज़्यादा हो, क्योंकि एरिया कम होने से भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और लेंथ ज़्यादा होने से भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि हमें ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसमें लेंथ ज़्यादा हो और एरिया कम हो। ऑब्वियस बात है बी कंडीशन आ रही है उसमें, लेकिन फिर भी हमें इसको सॉल्व करके दिखाना बच्चों। तो सॉल्व करके देखने के लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए निकालेंगे, तो रो L/A आना है, क्योंकि हमें पता है R इज इक्वल टू रो L/A होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों रेजिस्टेंस का, आपने कर रखा है। सेकंड केस में क्या करना है बच्चों, लेंथ कितनी होगी बच्चों, डबल लेंथ कितनी है, ट्वाइस ऑफ L, और एरिया कितना था बच्चों A/2। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो A/2 का जो 2 है बच्चों रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4L/A, और ये 4 बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, रो L/A। रो L/A किसके इक्वल था बच्चों, R के इक्वल था, जो कि RA आ गया, यानी कि RA जो आया है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है बी केस में। सी केस में क्या है बच्ची, RC, तो रो उसमें क्या दे रखा बच्चों, L इज टू L/2 दे दिया भाई, L इज टू L/2 कर दिया, और एरिया कितना दे दिया बच्चों 2A, तो 2A एरिया कर लिया भाई हमने। तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, तो 1/4 ऑफ रो L/A आ जाएगा। रो L/A एक क्या था बच्चों, रो L/A क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ ए। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ ए का 1/4 हो जाएगा बच्चों, यानी कि इस टाइम पे तो रेजिस्टेंस कम हो गया, इस टाइम पे ज़्यादा है और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ए से भी 4 टाइम्स ज़्यादा है। देखिए रेजिस्टेंस ए से, यानी कि रेजिस्टेंस अगर हम ए मान लें 4 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ ए अगर हमने 4 ओम एज्यूम कर लिया, अब यहाँ से हम इसको समझाने के लिए बता रहे हैं बस ऐसे, तो ए केस में तो बच्चों 4 ओम आंसर आ गया, बी केस में कितना आएगा बच्चों 4 4 जा 16, और सी केस में क्या आंसर आएगा बच्चों 1 ओम। तो हम देख सकते हैं कि बी केस वाला सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जो ए का भी 4 टाइम्स है। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दो बच्चों अगर आपको अच्छी लगे तो आगे क्या दे रखा बच्चों, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। भाई 0.5 एम्पियर करंट 10 मिनट के लिए ड्रॉन किया गया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट। भाई किसी भी पॉइंट से देख सकते हैं हम सर्किट में, भाई ऑब्वियस सी बात है, सर्किट का मतलब है भाई जहाँ से भी वो कनेक्टेड हुआ हो, ठीक है ना। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ से देखो बच्चों अगर करंट फ्लो स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ से जितना भी चार्ज जाएगा वो यहीं से पास होकर जाएगा। यहाँ से कोई चार्ज चला, यहाँ से भी चल सकता है, यहाँ से भी चल सकता है, तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उससे हमेशा उतना ही चार्ज फ्लो करता है, ठीक है ना। हर एक पॉइंट से इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है। तो हमें करंट दे रखा बच्चों 0.5 एम्पियर, टाइम दे दिया बच्चों 10 मिनट। हमें 10 मिनट के सेकेंड बनाने पड़ेंगे बच्चों। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स है, तो 10 मिनट इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 600 सेकेंड्स। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 600 सेकेंड्स। तो करंट हमें दे दिया, टाइम दे दिया,
चार्ज निकालना है, आपको पता है बच्चों I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू के इक्वल हो जाएगा बच्चों I इंटू टी, तो I इंटू टी कर दिया बच्चों, I की वैल्यू 0.5 है और टाइम की वैल्यू कितनी है बच्चों 600। 0.5 का मतलब क्या है बच्चों 5/10 इंटू 600, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी बच्चों, एंड 60 एंड 5 का मल्टीप्लाई कितना आएगा बच्चों 300, कितना आ जाएगा बच्चों 300। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बच्चों कुलाम, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 300 कुलाम। तो चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों 300 कुलाम चार्ज फ्लो करेगा इतने करंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द अलोंग साइड। भाई फिगर हमें दे रखी है, जो एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 8 ओम है, ये भी रेजिस्टेंस 8 ओम है, ये एमीटर A1 दे दिया, ये एमीटर A2 दे दिया, ठीक है। यानी क्यों दिया बच्चों क्योंकि यहाँ से करंट जा करके इन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हालांकि ये और ये दोनों रीडिंग सेम देंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चों जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही यहाँ से फ्लो करके आ जाएगा वापस, क्योंकि फिर से करंट ऐड हो जाता है। तो देखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 2 ओम, भाई आपको पता है 1 बाई, दोनों पैरेलल में है तो 1/8 प्लस 1/8, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, आंसर बताइए 1/8 प्लस 1/8 2/8, और हमें आंसर निकालना तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि 1/8 प्लस 1/8 तो कितना हो जाएगा बच्चों 2/8 हो जाएगा ना, ये 1/RP की वैल्यू, और हमें चाहिए क्या बच्चों RP, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे 8/2, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 4 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 4 ओम आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 ओम। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों 4 ओम। तो करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, भाई सिर्फ इसमें से करंट निकालना है, सिर्फ इसमें से करंट निकालना है बच्चों। अब आपको पता है कि यहाँ से पोटेंशियल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक तो यहाँ से पोटेंशियल जितनी बनेगी और एक इनके थ्रू पोटेंशियल बनेगी, ये भी 4 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी 4 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए पोटेंशियल भी क्या करेगी बच्चों दोनों के थ्रू 4 वोल्ट फ्लो करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा सॉरी करंट निकालना था, करंट सेकंड केस में करंट है बच्चों, थर्ड में पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मैंने बता दी कितनी आ जाएगी बच्चों हाफ डिवाइड हो जाएगी। करंट निकालना था, सॉरी करंट निकालना, तो V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है बच्चों, ठीक है ना। और I हम निकालेंगे, उसके लिए हमें कंप्लीट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कंप्लीट रेजिस्टेंस बच्चों इन दोनों का सोल्व करके तो कितना आया था बच्चों, कितना आया था 4, और 4 ये था, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8, तो V इज इक्वल टू I इंटू R 8 हो जाएगा रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। I कितना हो जाएगा बच्चों हमें निकालना है, V कितना दे रखा है 8, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 एम्पियर आ जाएगी। जो कंप्लीट A1 और A2 जो रीडिंग करेंगे ना बच्चों, वो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इसमें से, ठीक है ना। तो करंट निकल जाएगा, चाहे इसमें फ्लो करे चाहे बच्चों इन दोनों में फ्लो करे, इन दोनों में 1 एम्पियर होगा, दोनों में हाफ एम्पियर होकर के, ठीक है ना, दोनों में हाफ एम्पियर फ्लो करेगा। अच्छा पावर डेसिपेटेड, आगे इसका सॉल्यूशन भी है बच्चों, पावर डेसिपेटेड भी निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं है, मैंने आपको सॉल्यूशन बता भी दिया है, सॉल्यूशन नहीं लिखा होगा वो बच्चों, रह गया होगा बाई चांस बाई मिस्टेक। तो क्या निकालना बच्चों पावर डेसिपेटेड इन 4 ओम। देखो 4 ओम दे रखा है, अगर ये देते तो स्पेशल में देते बच्चों, ठीक है ना, जैसे इस केस में दिखा रखा है। तो P इज इक्वल टू I² R होता है, I की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, R कितना आ गया बच्चों 4, तो पावर कितना आ जाएगा बच्चों 4 वाट पावर, कितना आ जाएगा बच्चों 4 वाट पावर। डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी, भाई एमीटर रीडिंग इसका आपको देना पड़ेगा भाई सॉल्यूशन। एमीटर विल शो 1 एम्पियर ऑफ करंट बिकॉज बोथ इन दिस एंड इन दिस कंप्लीट करंट विल फ्लो, यानी कि टोटल करंट विल फ्लो एंड द वैल्यू ऑफ द टोटल करंट इज इक्वल्स टू I। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शनल टाइप है, देखिए ABCD ऑप्शन दे रखे हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, भाई सीरीज में कर दिए विद 6 वोल्ट बैटरी, भाई एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है ना। हीट डेसिपेटेड बाई 4 ओम रजिस्टर, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। हीट डेसिपेटेड निकालनी है बच्चों, हीट का फॉर्मूला क्या होता है H इज टू I² RT, H इज टू I² RT। तो इसके लिए हमें सबसे पहले I निकालना पड़ेगा बच्चों। I के लिए हमें कंप्लीट रेजिस्टेंस चाहिए, कंप्लीट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों 4 + 2 इज टू 6, तो V भी कितना दे रखा बच्चों 6, तो I की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1 एम्पियर, I की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1 एम्पियर, क्योंकि आप लोग देख सकते हो V इज टू IR होता है, R कितना आ गया बच्चों कंप्लीट 6, और V भी कितना दे रखा था बच्चों 6, तो 6/6 कितना हो जाएगा करंट की वैल्यू, तो 6/6 इज टू 1। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 एम्पियर, कितनी आ गई करंट की वैल्यू 1 एम्पियर। और अब निकालना किसके थ्रू है बच्चों 4 ओम के अकॉर्डिंग इन 5 सेकेंड, तो H इज टू I²
आर इंटू टी। आई कितना है बच्चों 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। आर कितना दे रखा है बच्चों 4 दे रखा है, इंटू टाइम कितना दे दिया 5 सेकंड, तो 5 4 जा 20, तो 20 जूल आ जाएगा। 20 जूल यानी कि सी आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 रजिस्टर ऑफ 1/5 ओम। भाई सभी को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तभी तो रेजिस्टेंस हमारे पास कंप्लीट होता है। देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो तब मिलता है ना जब हम सीरीज में जोड़ते हैं। मिनिमम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे 1 + 1 + 1 यानी कि 1/5 + 1/5 + 1/5 ऐसे करके ऐड कर देंगे, तो सब कैल्शियम लेंगे तो 5/5, तो 5 से 5 यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस आंसर आएगा बच्चों। सीरीज में जोड़ना है बच्चों तो हम सीधा सीधा करके जोड़ते हैं, क्योंकि आपको सीरीज का आंसर पता होगा R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5। ये भी 1/5 है, 1/5 है, 1/5 है, 1/5, 1/5, तो सारे 1/5 हैं, तो एलसीएम 5 आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा, तो 5/5। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर बच्चों 1 ओम आंसर आ जाएगा। 1 ओम इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों सी, एंड लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है डी, ऑप्शन डी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो आपको कोई भी डाउट है यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय गिवन नंबर 8053069044। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्टूडेंट कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्लॉट वी आई ग्राफ ऑफ द सैंपल ऑफ नाइक्रोम वायर हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3। भाई 3 वायर ले रखी है R1 R2 R3 वाली नाइक्रोम की वायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा ट्रू है। R1 = R2, भाई दोनों इक्वल तो है नहीं, इतना तो श्योर है। तीनों के तीनों इक्वल दे रखे, कोई भी इक्वल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस में वी आई आपको पता है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देता है बच्चों, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। और तीनों रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है क्योंकि स्लोप सबका अलग अलग है। ठीक है ना। और इसको हम टेंजेंट थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, टेंजेंट थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, और V/I भी कर सकते हैं। ठीक है ना। वो हमारे पास किसकी वैल्यू देता है बच्चों, रेजिस्टेंस की। तो अब यहाँ पे सेकंड केस देखना बच्चों R1। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा बच्चों कि एंगल देख लेना भाई, एंगल करंट वाले यानी कि करंट वाले एक्सिस से एंगल देख लो भाई। R1 का एंगल इतना बनता है, R2 का एंगल इतना बनता है बच्चों, और R3 का एंगल इतना बनता है। तो आप लोग देख सकते हो एंगल सबसे ज़्यादा किसका बना बच्चों, R3 का ना, तो R3 ग्रेटर होगा। फिर उससे छोटा कौन है बच्चों R2, और फिर सबसे छोटा कौन है बच्चों R1। तो हमारे पास आंसर आएगा ये, तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, यानी कि सी आंसर आएगा बच्चों। ठीक है ना, सी आंसर आएगा। ओके बच्चों, सी आंसर आएगा। और ये NCERT एग्जाम्पलर से उठाया गया बच्चों, NCERT एग्जाम्पलर बुक आती है आपकी एक्स्ट्रा, उससे उठाया गया है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। भाई रेजिस्टिविटी की तो यूनिट आपको पता है ओहम मीटर होती है। कितनी होती है बच्चों, ओहम मीटर। कितनी होती है, ओहम मीटर। सीधा देखते आंसर कर सकते हो। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। भाई देखो रेजिस्टिविटी है ना, मटेरियल के चेंज होने से चेंज होती है, और टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होती है, और किसी से चेंज नहीं होती, ध्यान रखना। मटेरियल के चेंज होने से और टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, मटेरियल के चेंज होने से, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों, टेम्परेचर के चेंज होने से। थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों, शेप। शेप चाहे कैसी भी ले लो भाई, एरिया और लेंथ, यानी कि शेप का मतलब क्या बच्चों, एरिया और लेंथ। एरिया और लेंथ के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बल्कि। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी क्या है बच्चों, बोथ। तो हमारे पास जो आंसर डी आएगा ना बच्चों, वो आंसर आएगा। आंसर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रोन 4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड विद 220 वोल्ट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी। आपको पता है, देखो आई दे दिया और वी दे दिया, तो वी आई और आर के बीच में रिलेशन क्या है, V = IR होता है। और हमें रेजिस्टेंस निकालना है ना, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस इज V/I, रेजिस्टेंस इज V/I। V कितना दे रखा बच्चों 220, और I कितना दे रखा बच्चों 4, तो 4 5 जा एंड 4 5 जा 55 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों, आंसर बी। 55 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों, आंसर बी। ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्यूज वायर इज अ वायर ऑफ। भाई फ्यूज वायर देखना, ध्यान रखना हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए बच्चों। ऐसी फ्यूज वायर बनाई जाती है। देखना इसमें आंसर कौन सा है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, आंसर बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है बच्चों, ये अभी किया था। या तो 36 × 10⁵ जूल दे रखा हो, या फिर 3.6 × 10⁶ जूल दे रखा हो। तो हमें आंसर क्या मिला बच्चों,
36 इंटू 10⁻5 जूल, ये 36 इंटू 10⁻3 जूल है बच्चों, ये 10⁻⁻5 जूल है, ये 10⁻⁻3 जूल है। तो हमारे पास आंसर ए बनेगा, आंसर ए बनेगा। मैंने बताया था 10⁻6 में क्यों कन्वर्ट करते हैं बच्चों, उसको मेगा में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारा आंसर जो आए मेगा में आ जाए। ओके बच्चों, तो देखिए आगे क्या है, आगे क्वेश्चन है आ 4 ओम रजिस्टर्स ऑफ वायर इज डबल ऑन इट। भाई एक 4 ओम की वायर थी, उसको हमने क्या कर दिया, इसी के ऊपर लपेट दिया, ठीक है ना, इस टाइप से, इनकी एक वायर थी, उसको उसी के ऊपर लपेट दिया, ठीक है। तो 4 ओम उसका रेजिस्टेंस था, तो लपेटने से क्या होगा बच्चों, पहले लेंथ इतनी थी ना, अब लेंथ तो हाफ हो जाएगी और एरिया उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लपेट दिया। तो पहले केस में रेजिस्टेंस इतना था, सेकंड केस में क्या आ जाएगा बच्चों, एल हाफ हो जाएगी और एरिया ट्वाइस हो जाएगा। तो इसको हम जब करते हैं तो भाई 1/4 ऑफ इनिशियल केस आ जाएगा। तो इसलिए 4 ओम रेजिस्टेंस दे रखा बच्चों, तो 4/4 आंसर आ जाएगा, तो इसलिए 1 ओम आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये वही है जैसा हम लोगों ने पहले भी किया था, एक एरिया और लेंथ वाला, ठीक है ना, उसी टाइप से है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। मैंने जैसे आपको बताया है, कुछ अर्जेंट वर्क था इसलिए मैंने आपको वीडियो अपलोड करके भेजा है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर 8053069044, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।